नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाग्यशाली बहू। वाह क्या बात है, शादी तो आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह आप सज रहे हो। अपने पति को आईने के सामने सजते हुए देखकर रेखा जी बोली। अपने पति को छेड़ते हुए कहने लगी। विनोद जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, मुझे देखकर तो वैसे भी सभी लोग मुझे प्रभात का बड़ा भाई कहते हैं, और मैं भी आपको कहता हूँ, आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आना, अच्छे से सजना संवरना। आखिर आप भी तो बेटे की माँ हैं। आज हमारे बेटे की जिंदगी का कितना बड़ा दिन है और हमारे लिए भी कितना खास दिन है। ऐसा कहते हुए विनोद जी मुस्कुराने लगे। अपने परिवार के उन खुशी के दिनों को याद करते करते रेखा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले ही पल अपनी यादों के भंवर से बाहर निकल कर आई और सोचने लगी कि मेरे पति कितने जिंदा दिल इंसान थे। उस समय मेरा घर कितना अच्छा लगता था। मेरे घर में चारों तरफ खुशहाली फैली रहती थी। उनकी बातों से और उनकी हंसी मजाक से घर में रौनक लगी रहती थी। कितनी खुशहाल थी मेरी जिंदगी। आज पूरे 3 साल हो गए हैं हमारे बेटे की शादी को। वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में अकेली पड़ गई हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे खाने को दौड़ता है। यह मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। रेखा जी का बेटा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और अपनी नौकरी में ही मस्त रहता था और अपने साथ में ही काम करने वाली जिया नाम की एक लड़की को पसंद करता था। जब प्रभात ने बताया कि वह जिया को पसंद करता है, तो प्रभात के माता पिता ने बिना कोई विरोध किए अपने बेटे के प्यार को स्वीकार कर लिया और जिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभात उनका इकलौता बेटा था। उनकी खुशी से ज्यादा उन्हें और क्या चाहता था। उन्हें अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ भी नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी को देखते हुए जिया और प्रभात की शादी तय कर दी। रेखा जी की कोई बेटी नहीं थी। वह तो अपनी बहू को ही बेटी का प्यार देने के लिए काफी उत्सुक थी, लेकिन उनकी बहू के मन में तो पता नहीं क्या चल रहा था। वह तो केवल अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। प्रभात के माता पिता से उसे कोई मतलब नहीं था। वह तो इसी शर्त पर शादी करने के लिए तैयार भी हुई थी कि वह शादी के बाद घर का कोई काम धाम नहीं करेगी और अपनी जिंदगी भी अपनी मर्जी से बिताएगी। प्रभात ने भी उसे ऐसा ही वादा कर लिया था कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। रेखा और विनोद जी ने अपने बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। रेखा जी ने हमेशा से यही चाहा कि उनकी बहू जिया किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। वह सारे घर के कामों को अकेले ही कर लिया करती थी। जिया को कोई भी काम करने को नहीं कहती थी, लेकिन जिया भी कभी भी नहीं सोचती थी कि वह किसी काम को करे, ना ही घर के किसी काम में हाथ बटाती थी। 3 महीने का समय हो गया था। एक दिन विनोद जी रसोई घर में गए और अपनी पत्नी को काम करते हुए देखकर कहने लगे, यह क्या है रेखा जी, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात तो तुम्हारे घुटनों में कितना दर्द हो रहा था, बहू कहाँ है? ऐसा कहते कि उन्होंने अपने बेटे प्रभात को आवाज लगाई। अपने पिताजी की आवाज को सुनकर प्रभात बाहर आया। विनोद जी गंभीरता से बोले, बेटा 10 बज चुके हैं और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। आज तो छुट्टी है, तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे? एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए। अब तो बहू आ गई है, अगर घर में थोड़ा सा हाथ बटा दे तो अच्छा होगा। दोनों सास बहू मिलकर काम करेंगी तो दोनों का मन भी लगेगा। माफ कीजिए पिताजी, दरअसल पूरी रात काम करते करते हम थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुली। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, छुट्टी के दिन तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। अपने ससुर की सभी बातें जिया अभी सुन ही रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी हुई जिया ने यह सभी बातें सुन ली थी।
जैसे ही प्रभात अंदर गया तो जिया तो उस पर बरस पड़ी। मैंने तो शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम पिताजी की बातों को सुनकर वहां से चुपचाप कैसे आ गए? क्या शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए हो? नहीं जिया, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी मुझे ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा जी, आज तो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है, उसका क्या होगा? क्या वह तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह कहकर जिया अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर प्रभात बोला, अरे जिया, समझने की कोशिश करो, क्या कर रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, लेकिन मेरा अब तक घर में इस दम घुटने लगा है, मैं किसी के हिसाब से जी नहीं सकती। ऐसा कहते हुए जिया ने अलग घर में रहने की मांग शुरू कर दी, तो प्रभात ने उसकी इस बात को भी स्वीकार कर लिया। वह जिया के चंगुल में इस तरह फंसा हुआ था कि उसके अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। उसकी खातिर उसने अपने जन्मदाताओं को भी छोड़ने का निर्णय ले लिया था और उनसे अलग रहने का मन बना लिया था। थोड़े ही दिनों के बाद उन दोनों ने एक नया घर ले लिया था और अपने माता पिता से बोल दिया कि वह इस घर में नहीं आएंगे और अलग ही रहेंगे। यह सुनकर तो उन दोनों को जैसे झटका सा लगा। रेखा जी तो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें तो अपने बेटा बहू से अलग होने का बड़ा ही दुख हो रहा था। वह अपने बेटे के आगे बहुत रोई, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाई और कहा कि आगे से वह बहू को कुछ भी नहीं कहेंगे और ना ही कोई काम करने को बोलेंगे। वह जो आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन जिया ने तो साफ साफ कह दिया था कि हमारी खुशी तो अलग रहने में ही है और हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटी के घर से चले जाने के बाद रेखा जी बिल्कुल ही शांत और गुमसुम सी हो गई थी। वह तो चुपचाप कामों को करती रहती थी, लेकिन कम से कम उन्हें पति का साथ तो था, इसलिए उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे संभाल लिया था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद विनोद जी को हार्ट अटैक आ गया था और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब तो रेखा जी की पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। विनोद जी के बिना उनकी जिंदगी एक खाली मकान के जैसी हो गई थी और बेटा और बहू के होते हुए भी वह अकेली ही रहती थी। विनोद जी की मृत्यु हो जाने पर उनके बेटा बहू रीति रिवाज करने के लिए तो आए, लेकिन सारी क्रिया समाप्त होने के बाद अपने घर को चले गए। अपने पिताजी के चले जाने के बाद प्रभात अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन जिया इस बात के लिए मंजूर नहीं थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रभात अपनी माँ के पास ही रहे। रेखा जी को यह लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि माँ, आपके पास हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। प्रभात अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता से अलग हो गया था, लेकिन जिया के माता पिता अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहते थे। जब उनके पोते का जन्म हुआ तो प्रभात ने अपनी माँ को फ़ोन करके यह खुशखबरी दी, जिसे सुनकर रेखा जी बहुत खुश हुई। ऐसी खबर सुनकर रेखा जी अपने आप को रोक नहीं पाई और वह तुरंत ही अपने बेटे और अपने पोते को मिलने अस्पताल पहुंच गई। जाकर देखा तो वहां जिया की मां पहले से ही उनके पोते को गोद में लेकर बैठी हुई है। उनकी मौजूदगी में रेखा जी को थोड़ा असहज सा महसूस हो रहा था, लेकिन रेखा जी तो इसी बात से खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन तो किया और उन्हें याद भी किया। माँ, आप आ गई, पर कोई बात नहीं माँ, आप अपनी माँ के पैरों को छूते हुए प्रशांत ने कहा और उनसे आशीर्वाद लिया। रेखा जी काफ़ी खुश हुई और कहने लगी, क्यों नहीं आती, अपने पोते को जो देखना था, इसलिए दौड़ी दौड़ी चली आई अपने बेटे के अंश को देखने के लिए। और वह कहते हैं ना कि मूल से प्यारा तो ब्याज होता है, इसका तो मैं खूब ध्यान रखूंगी, खूब सारा लाड़ प्यार करूंगी। ऐसा कहते हुए रेखा जी ने जैसे ही अपने पोते को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो जिया की मम्मी बोली, अरे समधन जी,
अभी तो यह सो गया है, मैं इसको झूले में लेटा देती हूँ। जब यह उठ जाएगा तो आप इसको गोद में ले लेना। इतना सुनते ही रेखा जी के चेहरे की मुस्कान तो गायब ही हो गई थी, लेकिन काफ़ी देर तक वह झूले में ही अपनी पोते को निहार रही थी। सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसे लगातार देखे ही जा रही थी। अपने पोते के लिए रेखा जी के मन में उसे गोद में लेने का वात्सल्य उमड़ रहा था। तभी जिया की मम्मी बोली, अरे समधन जी, ज़्यादा मत देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पोते को आप ही की नज़र लग जाए। तो प्रभात इस बात पर बोला, चलिए मम्मी, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ध्यान रखूंगी। अभी तो मैं अपने पोते को गोद में नहीं लिया है। तभी जिया बोली, मेरे बेटा का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई है, इसलिए यहाँ रुककर बेकार भीड़ इकट्ठा मत करो, फालतू की भीड़ जमा मत करो, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही रेखा जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गई। अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, जैसे तैसे घर पहुंच गई। घर पहुंचकर रेखा जी काफ़ी देर तक रोती रही। रह रहकर रेखा जी का अपने पोते से मिलने का मन कर रहा था। वह अपने पोते को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन जिया ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए वह अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम को उठाकर उसकी पुरानी फ़ोटो को देखने लगी और अपने नन्हे से बेटे की फ़ोटो को देखकर सोचने लगती है कि मेरा पोता बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही लगता है। अब तो उसका पोता भी 2 वर्ष का हो चुका था। अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रभात कभी कभी अपनी माँ से मिलने आता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने अपनी माँ के पास आना ही छोड़ दिया था। एक दिन तो रेखा जी का मन हुआ कि वह अपने बेटे प्रभात को फ़ोन करे और उसे कहे कि वह उससे मिलने आ जाए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था तो उनकी बहू ने ही फ़ोन उठा लिया था और फ़ोन उठाते ही रेखा जी को सुनाने लग गई, मम्मी जी, हमें बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों करती हो? हर महीने आपके पास पैसे पहुंच तो जाते हैं, प्रभात हर महीने आपको पैसे भेज रहे हैं, तो फिर आपको और क्या चाहिए? फिर आप फ़ोन करके हमें परेशान क्यों करती हो? इतना कहकर जिया फ़ोन रख देती है। उसके बाद रेखा जी की कभी अपने बेटे को फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। गुड मॉर्निंग आंटी जी, कैसी हैं आप? जैसे ही रेखा जी ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रेखा जी के पीछे उनकी किराएदार सुमन अपने 2 साल के बेटे को लेकर खड़ी हुई थी। अंदर आते हुए बोली, असल में बात यह है कि पति की मृत्यु के बाद रेखा जी ने अपने घर का ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया था और सुमन भी रेखा जी के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। सुमन उनकी उदासी के कारण जानती थी, इसलिए अपने सुबह का काम निपटाने के बाद वह रेखा जी के पास आकर बैठ जाती थी और उनसे मिलती जरूर थी। अंदर आते ही सुमन का बेटा रेखा जी के पास दौड़ा दौड़ा आया। कभी रेखा जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगती और उसे लाड़ प्यार करने लगी। यह क्या आंटी जी, आप फिर से रोना धोना शुरू कर दिया है? ऐसा नहीं चलेगा, हमें अच्छा नहीं लगता जब आप रोती हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि खून के रिश्ते जीवन में ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मुझे पता है बेटी, लेकिन मैं क्या करूँ? जब भी खाली बैठती हूँ तो दिमाग में कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की बातें चलने लगती हैं, जिससे मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। आंटी जी, मेरी बात मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दो और कोई ऐसा काम करो जिससे आपका मन भी लगा रहे और आपको अच्छा भी लगे। रेखा जी को यह बात सुनते ही कुछ अजीब सा लगा। सोचने लगी, मैं अभी इस उम्र में क्या करूँगी? सुमन की बातों से अरे हाँ, सच में सोच में पड़ गई। तभी सुमन बोली, आंटी जी, एक बात तो बताइए, क्या आपके आसपास कोई चाइल्ड केयर सेंटर है? मैं सोच रही थी कि अपने बेटे चिंटू को वहाँ पर छोड़ दूँ, क्योंकि मैं नौकरी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे चिंटू की वजह से परेशानी हो रही है कि कैसे नौकरी ज्वाइन करूँ। मैं अपने बेटे को छोड़कर भी नहीं जा सकती। रेखा जी बोली,
अरे तो इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है, तुम अपने बेटे को मेरे पास छोड़ सकती हो, इससे मेरा भी दिल लगा रहेगा और इसके साथ मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा कहते ही उन्होंने फिर से अपने पोते की याद आ गई और फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुमन बोली, ठीक है आंटी जी, अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही चाइल्ड केयर सेंटर खोल लीजिए, आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातों में दिमाग भी खराब नहीं होगा। और आप जो हर समय उदास रहती हो, बच्चों के साथ आपकी उदासी तो गायब भी हो जाएगी। सुमन की बातों को सुनते ही रेखा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और कहने लगी कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन रेखा जी कुछ सोचने लगी। तभी सुमन बोली, लेकिन क्या आंटी जी, लेकिन बेटा इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा, मैं अकेले शुरू कैसे करूंगी। अरे आंटी जी, उम्र से आपको क्या लेना देना है, उम्र तो केवल एक संख्या होती है। अगर इंसान को कुछ करना है तो वह किसी भी उम्र में कर सकता है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। अपने आप को बूढ़े समझना छोड़ दीजिए, अभी आपकी ज़िंदगी बहुत बाकी है, आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी शुरू कर दीजिए। नया साल आ रहा है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी भी कुछ नया करके शुरू कीजिए, अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नयापन लाइए, खाली बैठे बैठे क्यों दिमाग खराब करती हो। सुमन की बातों से रेखा जी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, उनमें भी अपने जीवन के प्रति एक उमंग आ गई थी। उनके बाद सुमन बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना हम कल शाम को नए साल की पार्टी मनाएं। देखिए ना, मेरे पति देव तो अभी अपने काम से बाहर ही गए हुए हैं, लेकिन हम तो नया साल मना ही सकते हैं। क्यों ना हम कल को डिनर बाहर से ऑर्डर करें और टीवी पर ही बढ़िया सी मूवी देखते हुए आने वाले नए साल का स्वागत करें। सुमन ने इतने अपनेपन से कहा कि रेखा जी उसे मना ही नहीं कर पाई और उसे बोली कि बेटा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा ही करो। उधर प्रभात के एक दोस्त ने भी, जो उसके साथ काम करता था, अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। प्रभात ने उन सबको बुलाया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन प्रभात जब अपने दोस्त के घर गया तो जो कुछ भी वह वहाँ देखा, उसे देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। रह रहकर उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। प्रभात के सामने उसके माता पिता का चेहरा बार बार आ रहा था। प्रभात के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। अब तो उसकी सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन जब सुबह जिया जागी तो वह कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है जिया, अब तो हमारा बेटा भी 2 साल का हो गया है, तुम्हें भी नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला बस मैं हूँ और खाने वाले इतने सारे लोग हैं। ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे चल सकता है। तभी जिया बोली, प्रभात, अगर आपको लगता है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ा ही ना हो जाते होंगे। उनका गुजारा आराम से हो सकता है। 1-2 महीने अगर पैसे नहीं भेजोगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो 1 महीने में ही इतने पैसे भेज देते हो जिससे वह 3-4 महीने आराम से गुजार सकती हैं। जिया की बातों को सुनकर प्रभात बोला, अच्छा जी, यह बात तो तुमने बहुत ही बढ़िया बात कही है। अगर मैं अपनी माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज देता हूँ तो मैं उससे भी परेशानी है। यह कहते हुए तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं और तुम्हारे माता पिता को भी संभालूं, लेकिन अपनी माँ को कैसे पैसे ना भेजूं, पैसे भेजना भी बंद कर दूं। इतना सुनने की देर थी कि जिया तो तिलमिलाती हुई बोली, साफ साफ बोलो प्रभात, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक पड़े रहेंगे। क्या उन्हें ऐसा करना अपने आप दिखाई नहीं देता? आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है, यह कोई धर्मशाला नहीं है। प्रभात की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी जा रही थी। अपने माता पिता के बारे में ऐसा सुनते ही जिया को गुस्सा आ गया और बोली, प्रभात, अगर तुम
कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे सिवा है ही कौन, मैं उन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस तरह दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहसबाजी के बाद प्रभात बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस चला गया। आज तो प्रभात का अपने ऑफिस के कार्यों में भी मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे थे, लेकिन प्रभात तो अलग ही बैठा हुआ था। जाने क्या सोच रहा था, वह गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर प्रभात का दोस्त उसके पास आया और बोला कि अरे प्रभात, आज खाना नहीं लाया क्या? फिर ऐसे अलग थलग क्यों बैठे हो? तभी प्रभात बोला, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल जब मैं तुम्हारे घर गया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हो। तुम अपने माता पिता की कितनी इज्जत करते हो, और इतने मेहमान होने के बावजूद भी मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का खाने से लेकर दवाइयों तक कितना ध्यान रख रही थी। जहां बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर नया साल मना रहे थे और बाहर घूमने के लिए गए थे, वहीं तुम अपने माता पिता और अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को घर पर ही बुलाकर नया साल मना रहे थे। सच कहूँ तो मैं जब से तुम्हारे घर से आया हूँ मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। रह रह कर मुझे ऐसा नजर लग रहा है कि मेरे होते हुए भी मेरी माँ अकेले ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की बात की जिद की वजह से मैंने तो अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया है। वह मेरी माँ अकेले रह रही है और यहाँ मेरे सास ससुर मेरे बेटे को, अपने बेटे को छोड़कर मेरे पास रह रहे हैं और मेरे पास आकर ही बैठ गए हैं। प्रभात की बातें सुनकर उसका दोस्त हैरान रह गया था और बोला कि तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, मैं बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन उसके सिर पर तो अलग होने का भूत सवार था। वह तो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी, किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब चाल उसके माता पिता की है। उन्होंने ही जिया के मन में मेरे माता पिता के प्रति पहले से ही इतना जहर घोल दिया था कि जिया उसे समझ ही नहीं पाई थी। उन्होंने सोचा था कि अब उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माता पिता को साथ रखेगी। अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए हमारे घर पर आकर और हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं। अगर मैं कुछ कहता भी हूँ तो जिया तो घर को सर पर उठा लेती है। लेकिन प्रभात, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा अपनी माँ के साथ रहने का मन नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है, लेकिन फिर यही सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो यह लोग मेरी माँ को नौकरानी बनाकर रख देंगी। क्या तुम्हें पता है, जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था मेरी माँ को इतनी खुशी हुई थी कि मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी अस्पताल चली आई, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैंने माँ को वहाँ से जाने के लिए ही बोल दिया। उस दिन के बाद से मैं अपनी माँ से नज़रें मिलाने में भी शर्मा रही है। मुझे नहीं पता मैं अपनी माँ के सामने कैसे जाऊँगा। क्या कुछ नहीं किया मैंने जिया के लिए, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी खुशी किस बात में है। नहीं प्रभात, तेरी गलती है। तू कब तक अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता रहेगा और सही वक्त आने का इंतजार करता रहेगा? सही वक्त कभी नहीं आता, लाना पड़ता है। हालात ठीक होने का इंतजार करने की बजाय अगर हालात को बदलने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। अगर मेरी बात मानेगा तो अभी के अभी आंटी जी को अपने पास लेकर आ जा। मुझे पता है कि अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए एक माँ कितना तरसती है। तुझे देखते ही सब कुछ भूलकर तुमको गले से लगा लेगी। अपने दोस्त की बात को मानकर प्रभात को लगा कि वैसे वह सही कह रहा है। वह इस समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मन ही मन आत्मग्लानि हो रही थी और सोचने लगा कि आज उसके कारण सब कुछ तबाह हो गया है। आंसुओं से भरी आंखें लिए उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर उसने देखा कि उसकी माँ अपने
पास दो छोटे छोटे बच्चों को बैठाकर उनसे लाड दुलार कर रही थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर प्रभात के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। बचपन में उसकी माँ उसके साथ भी ऐसे ही प्यार दुलार से बात किया करती थी। प्रभात अपने बेटे को देखते ही रेखा जी अचानक से रुक गई। अरे प्रभात, तू यहाँ। प्रभात आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। रेखा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रुधारा बह रही थी। माँ बेटा दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। आज इतने दिनों के बाद तुमको मेरी याद आई। तभी प्रभात रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और अपनी माँ को कहने लगा कि माँ, मेरी एक गलत फैसले की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम सब की खुशियों पर ग्रहण लग गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे चारों तरफ एक जाल सा बन गया है, जहां से निकलने का रास्ता मुझे नजर नहीं आता। रेखा जी बोली, लेकिन बेटा, यह जाल तो तूने खुद ही बनाया है। हमारा एक गलत फैसला हमारी खुशियों पर और हमारी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, यह तुमने पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन माँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो बताओ, मैं क्या करूँ कि सब कुछ फिर से सही हो जाए। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा। कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना शुरू कर दो। उसे अपने आप समझ आ जाएगी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मुझे पता था कि मेरा बेटा एक दिन मेरे पास जरूर आएगा और मेरा प्यार उसे मेरे पास खींच कर लाने को मजबूर कर देगा। और अब इस प्यार से तुम्हें और समझदारी से तुम अपनी पत्नी को भी संभालोगे। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए। आप ठीक कह रही हो माँ। सच में माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। हम सबके लिए आपके दिल में अभी भी कितना प्यार है। मैं ही पागल था जो कुछ समझ ही नहीं पाया था। आज आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन माँ, यह बच्चे कौन हैं और यह आपके पास क्या कर रहे हैं? इनकी मम्मी कहाँ है? यह बच्चे कैसे हैं? तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था, इसलिए मैं घर पर ही चाइल्ड केयर सेंटर खोल लिया है। कल से ही मैंने इसकी शुरुआत की है। अभी तो सिर्फ 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिन कैसे गुजर जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। मुस्कुराते हुए रेखा जी अपने बेटे को यह सब बता रही थी। अपनी माँ की बातों को सुनकर प्रभात बहुत खुश हुआ। अच्छा तो ठीक है माँ, मैं आपके लिए बड़ा सा बोर्ड बनवा कर देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रेखा जी खुश हो गई। शाम तक प्रभात ने बोर्ड का इंतजाम भी करवा दिया था और बच्चों के लिए खिलौने भी ले आया था। आज बड़े दिनों के बाद रेखा जी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। जब प्रभात अपने घर वापस लौटा तो जिया कुछ नाराज होकर बैठी थी और उनका बेटा उसके पास खेल रहा था। किसी से कोई बात ना करते हुए प्रभात अपने बेटे को उठाकर खेलने लगा और उससे बात करने लगा। तभी जिया गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने अपने बॉस को भी फ़ोन करके बोल दिया है कि मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। सोमवार से मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन प्रभात, एक बात कह देती हूँ, तुम्हारे मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी जिया, वह क्या है ना कि खर्च बढ़ने के कारण मेरा बजट गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ और कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा था। अच्छा, अब मैं थक गया हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। जिया रसोई घर में चली गई चाय बनाने के लिए। उसके मम्मी पापा भी वहाँ आकर बैठ गए। बेटा प्रभात, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर क्यों रहते? हम तुम्हारे घर कभी नहीं आते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली है, इस कारण बेटी के यहाँ आ गए हैं। तभी प्रभात व्यंग भरे शब्दों में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी खुश नसीब हो। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। लेकिन एक बार मेरी माँ के बारे में भी तो सोचिए, जिनका इकलौता बेटा उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया है।
काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय में ध्यान रख लेती। मेरी माँ कितनी अकेली हो गई है। मेरे तो पिताजी भी नहीं हैं, उनका तो केवल इकलौता बेटा मैं ही हूँ और मैं भी उनका ध्यान नहीं रख पाता। ऐसे समय में उनका कौन ध्यान रखेगा। तभी जिया चाय लेकर आ जाती है। जिया, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरा खाना मत बनाना, आज मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर प्रभात अपने कमरे में चला गया। प्रभात की बातें सुनकर उसकी माँ और पिताजी हैरान रह गए थे। अगले दिन सुबह ही जिया के माता पिता प्रभात के ऑफिस जाने से पहले उसे साफ साफ कह दिया कि अब वह लोग यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर जिया बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भैया तो वैसे भी भाभी के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं और वहां जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी जिया के पिताजी बोले, अरे नहीं जिया, तुम्हारे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम्हारी माँ उन्हें बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की तो हिम्मत भी नहीं होती है और छोटी मोटी बातें तो किस घर में नहीं होती। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब तो मैं नौकरी भी शुरू कर रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। तो जिया की मम्मी बोली, बेटा यह तुम्हारा सर दर्द है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। हम तो अपने घर जा रहे हैं, अब हमें जाने दो। सोमवार जैसे ही जिया ऑफिस जाना शुरू किया तो अपने बेटे को उसकी नानी के घर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभाल नहीं पा रही थी। अपने बेटे के बिना जिया बड़ी मुश्किल से 4 दिन बिता पाई थी। उसके बाद वह प्रभात को बोली, हमारा तो बेटे के बिना मन ही नहीं लग रहा है, हमारा तो भारी मन हो रहा है। मेरी तो 2-3 दिन की छुट्टी है, तो उसे अपने घर लेकर आ जाते हैं। तभी प्रभात मुस्कुराता हुआ बड़ी ही सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर उसे अपनी माँ से अलग ही तो जिंदगी बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, क्योंकि बूढ़े माता पिता के साथ रहना कौन पसंद करता है। इसलिए अपने आप को अभी से समझा लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। प्रभात की इस बात ने जिया के दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और वह एक गहरी सोच में डूब गई थी। शाम को जब दोनों अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गए और 2-3 दिन जैसे तैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर से सोमवार था। जिया अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सोच विचार करने के बाद प्रभात से बोली, क्या आपकी माँ जी हमारे बेटे को संभाल सकती हैं। यह सुनकर प्रभात हैरानी से बोला, जिया की ओर देखा और बोला, क्या कहा तुमने, अभी मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा से कहना। प्रभात, मैं यह कह रही थी कि अगर माँ जी को कोई परेशानी ना हो तो हम अपने बेटे को माँ जी के पास छोड़ सकते हैं। तभी प्रभात मुस्कुराता हुआ कहा, वह परेशान क्यों होगी, उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर भी खोल रखा है, उनका घर तो पास नहीं है, हम रोज शाम को अपने बेटे को घर ले आया करेंगे, फिर हमें ज़्यादा दिन उनसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। जिया के कहने पर प्रभात ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो रेखा जी तो खुशी के कारण झूम उठी थी और बोली कि यह भी भला कोई पूछने वाली बात है, इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। रेखा जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी जिया और प्रभात भी एक सुकून भरी नींद सो पाए थे और रेखा जी की तो खुशी के मारे नींद ही उड़ गई थी। अगले दिन जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा तो रेखा जी तो दौड़ती हुई आई, लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को। प्रभात ने अपने बेटे को अपनी माँ की गोद में देते हुए कहा और अपने ऑफिस चला गया। उधर जिया भी एक राहत भरी सांस ले रही थी। थोड़े ही दिनों में प्रभात अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़कर जाने लगा था। अब तो प्रभात का बेटा अपनी दादी माँ के साथ घुल मिल गया था और अपनी माँ के पास जाकर भी अपनी दादी के पास आने की ही जिद करता था। जिया यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे सभी को नमस्ते करना, बड़ों के पैरों को छूना, खाने से लेकर प्रार्थना करने तक सभी चीज़ अच्छे से सीख रहा था। फिर एक दिन प्रभात ने बताया कि उसे अपने ऑफिस
ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। अब तो जिया के सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी कि वह अपने बेटे को उसकी दादी के पास कैसे पहुंचाए, क्योंकि वह ड्राइविंग भी करना नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी को मैं अपने पास बुला लूं, तो प्रभात ने कहा, जिया तुम एक काम करो, जितने दिन मैं वापस लौट के आऊं इतने दिन तुम माँ के पास ही चली जाओ। जिया सोचने लगी और बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। इतना कहकर जिया अपनी पैकिंग करने लगी। हम आज शाम को ही चलते हैं, आप सुबह वहीं से निकल जाना। जिया की बातों को सुनकर प्रभात ने उसे गले से लगा लिया। वे दोनों अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर पहुँच गए। अचानक से उन्हें अपने घर में देखकर रेखा जी तो हैरान रह गई थी और काफ़ी खुश भी हुई। प्रभात ने अपनी माँ को सारी बातें समझा दी। फिर जिया कहने लगी, माँ जी, क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ? रेखा जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, यह घर आज भी तुम्हारा ही है और पहले भी तुम्हारा ही था। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के दिल में इतना प्यार देखकर जिया बहुत खुश हुई और काफ़ी हैरान भी हुई। रेखा जी ने सबके लिए खाना बनाया और बड़े दिनों के बाद सभी ने एक साथ मिलकर खाना खाया था। आज तो रेखा जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। 4-5 दिन बाद रहकर जिया सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ कहती थी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, यह तो बिल्कुल ही अलग है। यह कितना प्यार करती हैं हमसे। मैं ही पागल थी जो इनको गलत समझ बैठी। उसे याद आया कि शादी से पहले उसकी माँ ने उसे समझाया था कि जल्दी से दामाद जी को हमारी अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना, वरना तेरी सास तो बहुत चालाक है, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी किसी की नौकरी करे और किसी के घर की नौकरानी बनकर रहे। लेकिन आज जिया को साफ साफ नजर आ रहा था कि उनकी सासू माँ ने उसकी माँ ने उसकी सासू माँ के बारे में जो भी कुछ कहा था सब गलत था। उसे अब अपनी सासू माँ से सहानुभूति होने लगी थी, उसे अपनी गलती नजर आने लगी थी। अब तो वह अपनी सासू माँ के साथ काम में भी हाथ बटाती थी। उसे वहाँ रहना अच्छा लगने लगा था। 6 दिनों के बाद जब प्रभात लौटा तो जिया उसके साथ अपने घर वापस चली गई। अब तो जिया रेखा जी के साथ बिताए हुए दिनों को भी याद करने लगी। एक दिन छुट्टी थी जिया के पास। उसकी मम्मी का फ़ोन आया। वह कहने लगी कि बेटी, आज तो छुट्टी है, तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए हैं, आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं पर बिताना। जिया कहने लगी, नहीं मम्मी जी, आज हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या कुछ हो गया है और ऐसा क्यों कह रही हो जो तुम नहीं आ पाओगी? आज हमारा कुछ और ही प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही जिया ने अपनी सासू माँ का नाम लिया तो जिया की मम्मी तो हैरान हो गई थी और उधर दाढ़ी बनाता हुआ प्रभात भी हैरान रह गया था। इतना कहकर जिया फ़ोन रख देती है। प्रभात लगातार जिया की ओर देखे जा रहा था और बोला कि क्या बात, आज तो तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया, आज तुम मेरे घर क्यों जाना चाहती हो? प्रभात, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अब जल्दी से नहा धोकर आओ, मैं बाकी की तैयारी कर देती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए जिया किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सभी रेखा जी के घर पहुँच गए। जैसे ही रेखा जी ने दरवाज़ा खोला तो जिया बोली, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मम्मी जी। इतना सुनते ने की देर थी कि रेखा जी की तो आंखों से खुशी के आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा था। और उधर प्रभात यह सुनकर हक्का बक्का रह गया कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है, लेकिन उसे तो याद ही नहीं है। आज जिया अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सब ने मिलकर बड़ी ही खुशी के साथ रेखा जी के जन्मदिन को मनाया। तो जिया बोली, माँ जी, मैं आज आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है आज जन्मदिन आपका है, लेकिन गिफ्ट मुझे चाहिए। क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी गलतियों की माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने जन्मदिन पर आप मुझे यह गिफ्ट ज़रूर दें। इतना कहकर वह रेखा जी के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। रेखा जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, जो कुछ भी हो गया है उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आओ, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं माँ, इतना सब काफ़ी नहीं है।
अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं, जिया रोते हुए कहने लगी। रेखा और प्रभात तो उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उसकी बातें सुनकर उन्हें तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ही मिल गई थी। आज इतने दिनों के बाद रेखा जी के घर से हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही थी। आज उनका घर फिर से खुशियों से भर गया था। सारी खुशियाँ उनके घर में वापस आ गई थी। उनके घर में भी सभी के चहकाने की आवाज़ गूंजने लगी थी। अब तो जिया अपनी सासू माँ और प्रभात के साथ मिलकर हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। अब तो उसने अपनी माँ के घर जाना भी कम कर दिया था। अगर उसकी माँ कुछ कहती तो वह उन्हें उल्टा जवाब दे देती थी, लेकिन अपनी सासू माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनती थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी सासू माँ से ज़्यादा लाड़ प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। अब तो वह अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी थी कि उसे प्रभात जैसा पति और रेखा जी जैसी सासू माँ मिली है, जो उसे उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी।